एक बार फिर आपका स्वागत है समर्थ बैच पे, जो YouTube पर पूरा फ्री है नीट 2026 के लिए। मैं शशांक शर्मा, आपका फिजिक्स मेंटर, जिसे प्यार से आप बोलते हो शैंकी भैया, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जो पूरी की पूरी थ्योरेटिकल होने वाली है। आज की वीडियो में क्वेश्चंस नहीं है। आज की वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन सीखने वाले हैं, उसकी थ्योरी सीखने वाले हैं, उसके कंसेप्ट सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आज हम सिर्फ थ्योरी पे काम करेंगे, लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी पोर्शन पे। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन में। फोर्स एक फिजिकल एफर्ट है जिससे, सिर्फ पुश और पुल नहीं होती फोर्स कि पुश और पुल ही बोलते रहो, एक फिजिकल एफर्ट है जिससे आप किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हो या स्टेट को चेंज कर देते हो सक्सेसफुली। दोनों ही चीज फोर्स है। जैसे एग्जांपल मेरी तरफ एक साइकिल वाला चलता हुआ आ रहा था, मतलब वो मोशन में था। मैंने उसके आगे से उसे फोर्स लगाई और उसे रेस्ट में ले आया। मैंने सक्सेसफुली उसकी स्टेट चेंज करा दी। वो किस में था? वो था मोशन में, और मैंने सक्सेसफुली उसे क्या कर दिया? उसकी स्टेट चेंज करा दी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फोर्स। और दूसरा केस, आपकी तरफ एक ट्रेन चलती हुई आ रही थी, आपने उसे रोकने की कोशिश करी लेकिन आप उसे रोक नहीं पाए। आपने ट्राई किया, वो भी फोर्स है, और आपने सक्सेसफुली रोक दिया, वो भी फोर्स है। क्या कह रहे हो? जब साइकिल चलती हुई आ रही थी तो भैया आप खुद खड़े हो गए, और जब ट्रेन चलती हुई आ रही है तो हमें खड़ा करवा दिया। जी हां दोस्तों, दिस इज मी। ठीक है, ये चलती हुई आ रही थी क्या? ट्रेन। तो आप खड़े हो गए, रुक गई ट्रेन, नहीं आपके दिल की धड़कन। ठीक है, तो वो क्या था? आपने कोशिश करी, वो भी फोर्स है। और आपने रोक दिया, जैसे साइकिल चलती हुई आ रही थी, मैं सामने खड़ा हुआ, मैंने उसे रोक दिया, वो भी फोर्स है। दूसरी चीज समझो और स्टेट समझो। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा टॉय था, यहां पे रेस्ट पे था। मैंने उस पे पैर मारा, वो मोशन में आ गया। मैंने उस पे पैर मारा, वो मोशन में आ गया, तो मैं रेस्ट से उसे मोशन में ले आया सक्सेसफुली, वो भी फोर्स है। यहां पे चट्टान थी, आपने पैर मारा, मोशन में नहीं आया, आप मोशन में आ गए, लग गई। तो आपने कोशिश तो करी, वो भी क्या है? फोर्स। चट्टान पे आपने फोर्स लगाई, छोटे से टॉय पे मैंने फोर्स लगाई। देखा, आपको बड़े बड़े काम करवा रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास, आप किसी की डायरेक्शन चेंज कर दो, वो भी फोर्स है। यहां एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ जा रहा था, मैंने उसे धक्का दिया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट इज ऑल्सो फोर्स। ट्रक भागता हुआ जा रहा था, ट्रक, आपने उसे धक्का दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई, ट्रक की नहीं आपकी, वो भी फोर्स है। आपने कोशिश करी, मैंने सक्सेसफुली चेंज कर दिया, दोनों ही चीज क्या है? फोर्स। शेप चेंज करना, वो भी फोर्स है। जैसे एक बलून को मैंने पिचकाया, शेप चेंज कर दी, ठीक है, फोर्स है। आपने एक चट्टान को पिचकाया, शेप चेंज हो गई आपकी उंगलियों की, वो भी फोर्स है। तो आपने कोशिश तो करी, आप कोशिश कर रहे हो, मैं सक्सेसफुली कर रहा हूं। ठीक है, दोनों ही चीज क्या होती है? फोर्स। ट्राई करना और चेंज कर देना, दोनों ही चीज फोर्स है। स्टेट को ट्राई करना या चेंज कर देना। यूनिट होती है न्यूटन, स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूटन, और छोटे सिस्टम में यूनिट होती है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है डायन। डायन नहीं बोल रहा भैया, हो डाइन। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती है। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, और इस चैप्टर से आपको पता लगेगा फोर्स का एक और फॉर्मूला dp/dt। p यहां पे है लीनियर मोमेंटम, और d का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया dp/dt, यूनिट आ गई न्यूटन। चलो, सबसे पहले भैया लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये समझाओ। लो जी समझो, लीनियर मोमेंटम मोशन को डिस्क्राइब करता है।
लीनियर मोमेंटम मोशन को डिस्क्राइब करता है। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, m इंटू वी। यूनिट क्या बनेगी लीनियर मोमेंटम की? मास की यूनिट केजी और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। भैया ये मोशन को कैसे डिस्क्राइब करता है? बिल्कुल सिंपल है। अगर लीनियर मोमेंटम ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, मोशन फास्ट है। लीनियर मोमेंटम कम है तो वेलोसिटी कम है, मोशन स्लो है। लीनियर मोमेंटम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, बॉडी रेस्ट में है, मोशन है ही नहीं। तो लीनियर मोमेंटम डिस्क्राइब करता है किसे? लीनियर मोमेंटम मोशन को डिस्क्राइब करता है, मोशन को। देखिए, अगर लीनियर मोमेंटम ज्यादा है तो उसका मतलब सिंपल वेलोसिटी ज्यादा है, तो उस समय मोशन फास्ट है। अगर लीनियर मोमेंटम कम है तो वेलोसिटी कम है, तो उस समय मोशन स्लो है। अगर लीनियर मोमेंटम जीरो है तो भैया इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो मोशन है ही नहीं, बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। तो लीनियर मोमेंटम किसे डिस्क्राइब करता है? लीनियर मोमेंटम डिस्क्राइब करता है मोशन को। चलिए न्यूटन के लॉ की बात करते हैं। चैप्टर का नाम जिस पे टिका हुआ है, न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ ध्यान सुनिए। पहला लॉ कहता है अगर आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो बॉडी अपनी स्टेट सेम रखेगी, जो उसकी स्टेट है वो ही बनी रहेगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर एक गाड़ी में आप बैठे हुए हो और गाड़ी खड़ी हुई है, यानी गाड़ी किस पे है? रेस्ट पे। गाड़ी रेस्ट पे है, ये कार है और ये रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे। और आप इसमें अंदर से फोर्स लगा रहे हो, अंदर से, तो गाड़ी रेस्ट पे रहेगी। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी पे फोर्स लगाओगे तो गाड़ी क्या रहेगी? रेस्ट पे, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे स्टेट क्या रहेगी? सेम। बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट टिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। बॉडी अपनी स्टेट में तब तक बनी रहेगी, अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो अगर आपने बाहर से फोर्स नहीं लगाई, आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोर्स लगा रहे हो, तो गाड़ी मोशन में नहीं आएगी। बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी, रुकी रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेट क्या रहेगा? सेम, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। अब आप मुझसे कहोगे भैया एक बॉल मूव करती हुई जा रही थी, हमने फुटबॉल पे पैर मारा, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है जबकि उसे रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाई हमने। भैया लगी है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगी है। ठीक है, ये बॉल जा रही है, देखिए ये बॉल मूव करती हुई जा रही है, लेकिन इस बॉल पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो इसे रोकने के लिए कौन सी फोर्स लग रही है? एक्सटर्नल। अगर फ्रिक्शन नहीं लगती, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, तो बॉडी मोशन में ही रहती हमेशा। अगर आप स्पेस में, अंतरिक्ष में किसी चीज को मोशन में छोड़ दो तो वो मोशन में ही रहती है, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लगती। मोशन वाली चीज मोशन में ही रहती है, मतलब अपना स्टेट सेम रखती है, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी तो रुकेगी। न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का पहला लॉ, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को तब तक मेंटेन रखती है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, अपनी स्टेट छोड़ देगी वो। देखिए अगला कंसेप्ट, आइए, न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है आप किसी बॉडी पे जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी तेजी से उसका मोमेंटम बदलेगा। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, ये एक रेडी है, ठीक है, ये धीरे धीरे जा रही थी, इसकी वेलोसिटी कम थी तो मोमेंटम भी क्या था, कम। आपने इस पे थोड़ी सी फोर्स लगाई तो मोमेंटम बढ़ गया, आपने इस पे ज्यादा फोर्स लगा दी तो मोमेंटम जल्दी बढ़ गया। यानी मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो फोर्स की वजह से आ रहा है। तो जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतनी तेजी से मोमेंटम में चेंज आएगा। डीपी बाई डी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट इसलिए कि टाइम है, जब भी मैं रेट बोलता हूं तो उसका मतलब नीचे टाइम से डिवाइड कर रहा हूं। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटके कांस्टेंट आ जाता है के, जिस कांस्टेंट को न्यूटन जी ने बताया 1, तो फोर्स का सबसे खास फॉर्मूला यहां से आता है डीपी बाई डी। भैया हमने तो 9th क्लास में पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, नहीं, वो इसका रिजल्ट था। फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए इसका रिजल्ट था। देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम की जगह आप लिख सकते हो mv, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया dmv अपॉन dt। मास बाहर आ गया, अगर मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ गया dv बाई dt। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। अधूरी नॉलेज है ये अधूरी नॉलेज है। मास इंटू एक्सेलरेशन ये बिल्कुल अधूरी नॉलेज है। जो लोग सोचते हैं फोर्स का फॉर्मूला एम ए, गलत है। जो सोचते हैं फोर्स का फॉर्मूला डीपी बाई डी बिल्कुल सही है। अब आप सोचोगे भैया क्या कह रहे हो, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी से ही तो ये आया, और आप कह रहे हो फोर्स का ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला गलत है। बिल्कुल सही बता रहा हूं, फोर्स का फॉर्मूला एम ए एक स्पेशल केस है। फोर्स का फॉर्मूला एम ए एक स्पेशल केस है। एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डीपी बाई डी। तो भैया आप क्या कहना चाह रहे हो, समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, सपोज करो आपको मैं पूरा समझाता हूं, F इज इक्वल टू डीपी बाई डी। इस चीज को, अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है, और बॉडी पे एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे P की जगह mv, P की जगह mv। मास कांस्टेंट है, मास को आपने बाहर निकाल लिया तो लिख दिया dv बाई dt, और dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन। तो भैया बिल्कुल सही है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यहां से तो बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मास वेरिंग है, बदलता हुआ है, अब आप कहोगे भैया ये क्या ड्रामा है, मास कब बदलता है। मास बदलता है, बिल्कुल बदलता है। रॉकेट के अंदर बहुत सारा ईंधन होता है, फ्यूल होता है। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो जो उसका फ्यूल होता है वो फूकता रहता है, फ्यूल फूकता रहता है, तो मास क्या होता रहता है, उसका कम होता है। रॉकेट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उसका फ्यूल फूकता रहता है, मास उसका कम होता जाता है, चाहे उसकी रफ्तार क्या हो, कांस्टेंट हो। और एग्जांपल देता हूं, एक गाड़ी के अंदर, ट्रॉली के अंदर, देखो ये ट्रक है एक अपना, इसकी जो ट्रॉली है इसमें गेहूं भरा हुआ था पूरा, लेकिन पीछे से यहां पे छेद हो गया जिसकी वजह से गेहूं नीचे गिरने लगा, और ये जा रही है ट्रॉली आगे की तरफ और उसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, लेकिन मास तो बदल रहा है ना, मास तो कम होता जा रहा है। तो इस समय फोर्स का फॉर्मूला, अब आप सोचोगे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स तो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या होगी, जीरो ना। ऐसा नहीं है, देखो समझाता हूं कैसे। फोर्स का फॉर्मूला है डीपी बाई डी, पी की जगह क्या लिख दो, mv। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाहर ले आया, लेकिन मास तो बदल रहा है टाइम के साथ, तो भैया ये फॉर्मूला लगेगा यहां पे v dm बाई dt। देखो m में नहीं लगा यहां पे, v dm बाय
dt, तो अधूरी नॉलेज नहीं लेनी है बिल्कुल भी। क्या भैया ऐसा भी हो सकता है जहां दोनों चीज बदल रही हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मास भी वेरी कर रहा हो और वेलोसिटी भी वेरी कर रही हो। भैया कौन सा केस है, जरा समझा दो हमें। बिल्कुल, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, मास कम होता जा रहा है, फ्यूल फूकता जा रहा है, लेकिन रफ्तार बढ़ती जा रही है। तो रफ्तार बढ़ती जा रही है, मास क्या होता जा रहा है उसका? कम होता जा रहा है। तो उस पर फोर्स क्या लगेगी भैया? उस केस में दोनों फोर्स लगेगी, एम डीवी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, प्लस वी डीएम बाई डी टी, वी डीएम बाई डी टी, मास चेंज हो रहा है। तो भैया आपका, मेरे ख्याल से मैंने कंसेप्ट बदलने में बात पूरी रख दी होगी यहां तक। अगर आपको ये डाउट होगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए ही होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो आई गेस मैंने आपकी इस बात को पूरी तरीके से रख दिया कि फोर्स का फॉर्मूला एम ए नहीं होता, फोर्स का फॉर्मूला वी डी एम बाई डी टी भी हो सकता है, फोर्स का फॉर्मूला एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी भी हो सकता है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मास चेंज हो रहा है, मास कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज हो रही है, सब कुछ हो सकता है फोर्स में। तो सेकेंड लॉ ये है, ना कि जो हम एम में पढ़ते हैं। चलिए थर्ड पे। तो थर्ड लॉ में हमारे पास किस तरीके से क्या क्या चीजें आएंगी, अब वो समझते हैं। भैया न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो वो भी काउंटर फोर्स उस पे दूसरी बॉडी, मतलब पहली बॉडी पर वापस लगाएगी। अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड पे फोर्स लगा रही है तो लिखा जाता है F21। 2 मतलब जिस पे फोर्स लग रही है, 1 मतलब जो लगा रहा है। तो 2 पलट के इस पे फोर्स लगा रही है तो लिखा जाएगा F12। पहले सुन लो, F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। और F12 किस पे फोर्स लग रही है? फर्स्ट पे। फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी। ठीक है, तो यहां आपके पास थर्ड लॉ कहता है कि आप किसी बॉडी पर जितनी फोर्स लगाते हो वो भी पलट के आप पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है, माइनस दिखाता है अपोजिट डायरेक्शन। वैल्यू सेम लगाएगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। एग्जाम्पल, आप दीवार पे ऐसे फोर्स लगाओ अपनी उंगली से, आपकी उंगली में दर्द होगा, और फोर्स लगाओ दीवार पे, आपकी उंगली पे और दर्द होगा, और फोर्स लगाओ दीवार पे, आपकी उंगली पे और दर्द होगा। फोर्स तो आप दीवार पे लगा रहे हो, दर्द आपकी उंगली पे क्यों हो रहा है? इसका मतलब काउंटर फोर्स लग रही है उंगली पे। उंगली पे काउंटर, जितनी फोर्स आप दीवार पे बढ़ा रहे हो पलट के उतनी फोर्स आपकी उंगली पे लग रही है। ठीक है, यह है न्यूटन का थर्ड लॉ, यह है न्यूटन का थर्ड लॉ। देखिए अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर एक बॉडी या सिस्टम के अंदर बहुत सारी बॉडीज हैं, छोटी बॉडीज हैं बहुत सारी, और उन पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही, वो ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। सिस्टम में जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे पे क्या लगा रही है? फोर्स। तो उस समय चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 होगा पूरे सिस्टम का। यानी पूरे सिस्टम का, बात समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, जरा समझिएगा। एक बॉडी और ये दो बॉडीज हैं, दो बॉडी, ये सिस्टम के अंदर का हिस्सा है, इसने इस पे फोर्स लगाई, इसकी रफ्तार बढ़ गई, लेकिन फोर्स लगाने ते समय इसकी खुद की रफ्तार घट गई। तो क्या इसकी लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है? हां भाई, इसकी रफ्तार बढ़ गई। इसकी रफ्तार पहले ए और बी की रफ्तार पहले कम थी, फोर्स लगने की वजह से बी की रफ्तार बढ़ गई। तो क्या इसका लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ है? हां। ए वाले का, ए की खुद की रफ्तार क्या थी पहले? कम, ज्यादा थी। ए की खुद की रफ्तार क्या थी? ज्यादा। लेकिन उसने जब बी को टक्कर मारी, बी की रफ्तार तो बढ़ गई, ए की रफ्तार क्या हो गई? कम। तो क्या ए का भी मोमेंटम चेंज हुआ है? हां।
ए का मोमेंटम घट गया, बी का मोमेंटम बढ़ गया। ए का मोमेंटम घट गया और बी का मोमेंटम बढ़ गया। ठीक है, क्या मोमेंटम ए का चेंज हुआ है? हां। क्या मोमेंटम बी का चेंज हुआ है? हां। लेकिन ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। जितना ए का घटा उतना ही बी का बढ़ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाहर से जब कोई फोर्स नहीं लग रही, ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो नेट सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। नेट मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप पेपर में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हम इसमें लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट लगा सकते हैं? और लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट क्या होता है? लीनियर मोमेंटम बिफोर इवेंट इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर इवेंट। इवेंट से पहले का लीनियर मोमेंटम बराबर है इवेंट के बाद का। जैसे यहां पे इसने इसे टक्कर मारी है, तो जितना लीनियर मोमेंटम इन दोनों का मिलाकर पहले था, लीनियर मोमेंटम कह रहा हूं, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, उतना ही लीनियर मोमेंटम मिलाकर बाद में होगा। और ये लगाना कब है? आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई, आपके पास क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी का डिस्कशन होगा, गिवन होगी या पूछी होगी, ऐसा कुछ चल रहा होगा, मास और वेलोसिटी का डिस्कशन होगा। एक बात। और दूसरी बात हमारे पास यहां पर कोई ना कोई इवेंट, घटना घट रही होगी। इवेंट मस्ट अकर। भैया कैसे? समझा दो, समझा देता हूं, जरा समझो। जैसे बम का फटना, बॉम्ब, ठीक है, एग्जाम्पल, ये एक बॉम्ब था 5 किलो का, एक बेसिक सा बता रहा हूं, बेसिक समझा रहा हूं। ये एक फ्लोर पे पड़ा था, यानी इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब ये 2 टुकड़ों में फट गया। 3 किलो का टुकड़ा इधर गया 2 मीटर पर सेकंड से, तो 2 किलो का टुकड़ा किधर जाएगा और कितनी वेलोसिटी से जाएगा, ये बात चल रही है, बात है ना। तो मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि हम यहां पे, मैं अभी आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आज थ्योरी करवा रहा हूं। क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आज थ्योरी करा रहा हूं। तो देखो जरा क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैं। कैसे लगेगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, बॉम्ब के फटने से पहले का लीनियर मोमेंटम बराबर होगा लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। बॉम्ब फटने से पहले एक ही हिस्सा था, मतलब लीनियर मोमेंटम 1 का, बिफोर एक्सप्लोजन। और बॉम्ब फटने के बाद 2 टुकड़े हो गए, तो P1 प्लस P2 आफ्टर एक्सप्लोजन। बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगी, नहीं, सिस्टम के अंदर ही फोर्स लगी है। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो लीनियर मोमेंटम हमने क्या कर दिया? कंजर्व। बिफोर बराबर आफ्टर, तो बिफोर कितना था लीनियर मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी, 5 किलो इंटू 0। और आफ्टर कितना हो गया? मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। 0 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2v2। 6 इधर आ गया, -6 हो गया, 2 से 6 कट के 3 आ गया, तो वेलोसिटी आ गई -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस साइन बच्चों अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व जब भी आपको करना है पेपर में, आपको पहचान ये रहेगी, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, मास और वेलोसिटी का जिक्र हो रहा होगा, मास और वेलोसिटी का जिक्र हो रहा होगा, और कोई घटना, इवेंट हो रही होगी। इवेंट क्या हो रही है हमारे पास? इवेंट हमारे पास क्या हो रही है उसे समझो। इवेंट यहां पे हो रहा है कि यहां पे बॉम्ब फट रहा था। एक और सिखाता हूं मैं आपको इवेंट होने वाला, उसे भी समझ लो जरा। एक इवेंट का और सीख लो, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब ये क्या कंसेप्ट है जी?
रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या कंसेप्ट है उसे समझो। जब गोली चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है। आप गोली चला रहे हो, बंदूक किस तरफ झटका मारती है? पीछे की तरफ। तो जिस रफ्तार से बंदूक पीछे आती है उसे बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इट इज वेलोसिटी with which gun bounces back when bullet is fired। जब गोली चलेगी तो जिस रफ्तार से बंदूक पीछे की तरफ आएगी उसे बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये गोली तो जा रही है आगे की तरफ, लेकिन बंदूक किस तरफ आ रही है? पीछे। बुलेट जा रही है आगे की तरफ, गन आ रही है पीछे की तरफ, तो उसे बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और जो बुलेट है उसे कई बार क्वेश्चन में शेल भी बोल देते हैं, शेल। ठीक है। और बुलेट की स्पीड को मजल स्पीड भी बोल देते हैं, गोली की रफ्तार को मजल स्पीड। तो देखना जरा, इस क्वेश्चन को समझना। बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले जब तक गोली नहीं चली है तब तक वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है? 0। जब तक गोली नहीं चली कोई रफ्तार नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट फायरिंग से पहले कितनी है? 0। आफ्टर फायरिंग, गोली चल गई तो वेलोसिटी ऑफ गन, गन की रफ्तार वीजी जो हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट को बता दिया मैंने, शेल भी बोल सकते हैं, शेल, या बुलेट की रफ्तार को मजल स्पीड भी बोल सकते हैं, मजल स्पीड लिख दो यहां पे। मजल स्पीड। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें? देखो फिर से बोल रहा हूं, मास और वेलोसिटी की बात चल रही है। फिर से बोल रहा हूं कि यहां पे हमारे पास घटना घट रही है, गोली चल रही है, तो हम इसे कैसे डील करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग is equals to linear momentum after firing। भैया फायरिंग से पहले गन भी थी और बुलेट भी थी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी कितनी थी? 0। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम भैया फायरिंग से पहले कितना था? 0। आफ्टर फायरिंग मास वेलोसिटी प्लस मास वेलोसिटी, mg vg प्लस mb vb। mb vb को इस तरफ ले गए, माइनस mb vb इज इक्वल्स टू mg vg। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ गन कितना आ गया? माइनस mb vb अपॉन mg। माइनस साइन क्या दिखाता है? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब गोली जा रही है आगे, ठीक है, और बंदूक जा रही है पीछे। भैया एक बार पेपर में एक ऐसा भी गेम खेला गया था, रिकॉइल वेलोसिटी की जगह रिकॉइल स्पीड पूछा गया और ऑप्शन में माइनस में आंसर था। बच्चों ने जल्दबाजी माइनस लगा दी। भैया स्पीड स्केलर होती है और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, और माइनस साइन क्या दिखा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, के गोली आगे जा रही है बंदूक पीछे। तो आपको अगर रिकॉइल स्पीड पूछी है तो भैया जी डायरेक्शन मत ही दिखाइएगा। रिकॉइल स्पीड आपके पूछी गई है तो डायरेक्शन नहीं बताएंगे। तो आपको क्या लिखना है? MBVB अपॉन MG, मतलब माइनस नहीं लगाना है, उस केस में माइनस नहीं लगा रहा है। चलिए आपको अभी तक जो पढ़ा है पहले वो रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। पहले वो रिवाइज कर देता हूं जो अभी तक पढ़ा है, फिर आगे चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं जो अभी तक देखा है, फिर आगे बढ़ेंगे।
पहले यहां तक देख लेते हैं, कहां तक हमने क्या क्या देख लिया। पहला बताया मैंने आपको, फोर्स होती है जिस एफर्ट से आप बॉडी का स्टेट चेंज करने की कोशिश करते हो, वो भी फोर्स है, और अगर स्टेट चेंज कर लेते हो वो भी फोर्स है। कोशिश करना और चेंज कर देना दोनों ही फोर्स है। न्यूटन स्टैंडर्ड यूनिट होती है फोर्स की, डाइन होती है सीजीएस यूनिट, छोटी यूनिट। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। फोर्स का फॉर्मूला ma, और मेन फॉर्मूला फोर्स का होता है dp बाय dt। इस dp बाय dt को यूज करना मैंने अभी आपको आगे सिखाया। लीनियर मोमेंटम डिस्क्राइब करता है बॉडी के मोशन को। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल्स टू mv। यूनिट होती है लीनियर मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलो आगे चलते हैं। अगर लीनियर मोमेंटम ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, मोशन फास्ट है। लीनियर मोमेंटम कम है तो वेलोसिटी भी कम है, मोशन स्लो है। और अगर लीनियर मोमेंटम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, मोशन है ही नहीं, बॉडी रेस्ट पे है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब स्टेट के बारे में बात करना। स्टेट, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी अपनी स्टेट सेम रखती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी में सडनली ब्रेक मार दिए तो अंदर बैठा हुआ आदमी आगे गिरता है। कैसे गिरता है? गाड़ी मोशन में थी तो पूरी बॉडी भी हमारी मोशन में थी, लेकिन गाड़ी ने ब्रेक मारे तो हमारा जो लोअर हिस्सा है वो गाड़ी के साथ रुक गया, अपर हिस्सा अभी भी मोशन में रहा, इसलिए हम आगे चले जाते हैं, क्योंकि लोअर हिस्सा रुक जाता है, ऊपर वाला हिस्सा अभी भी मोशन में रहता है। एक बस या गाड़ी खड़ी हुई थी, बस रेस्ट में थी, तो उसके अंदर जो हम बैठे हुए थे हमारी पूरी बॉडी भी रेस्ट में थी। एकदम से बस आगे चलती है तो हम पीछे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब बस रेस्ट में है तो हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में है, बस मोशन में आ गई तो हमारा लोअर हिस्सा मोशन में आ गया, अपर वाला अभी भी रेस्ट में है, तो अपर वाला यही रह गया, नीचे वाला आगे चल दिया, तो इसलिए हम ऐसा लगता है जैसे हम पीछे चले जाते हैं। जब कोई गाड़ी एकदम से टर्न लेती है तो जो उसके अंदर के पैसेंजर है वो साइड में गिर जाते हैं। गाड़ी टर्न लेती है, ठीक है, गाड़ी इधर मुड़ रही है तो पैसेंजर ऐसे गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो पैसेंजर भी सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब गाड़ी मुड़ गई इस तरफ, तो उस बंदे की लोअर बॉडी भी मुड़ गई इस तरफ, अपर वहीं रह गई, तो अपर वहीं रह गई। तो ऐसा जब लोअर बॉडी इधर चली गई तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम इधर गिर गए, जबकि लोअर उधर गई है, लोअर उधर गई है, हम तो वहीं थे, अपर बॉडी तो वहीं थी, उसका कोई धोखा नहीं दिया अपर बॉडी ने, वो वहीं थी। तो ये है हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो कहता है जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे एक्सटर्नल फोर्स, तब तक बॉडी का स्टेट सेम रहेगा। आपने वो धूल वाला एग्जांपल सुना है कि जब आप किसी कोट को डंडी से मारते हो तो धूल क्यों उड़ती है? एक्चुअली जब तक कोट था तो कोट के अंदर धूल भी थी, कोट भी रेस्ट में था, धूल भी किस में थी? रेस्ट में। जैसे ही आपने कोट पे डंडी मारी तो कोट तो आ गया मोशन में, वो आगे चला गया, धूल वहीं रह गई। पहले देखो ये दोनों किस में थे? ये दोनों रेस्ट में थे। अब आपने डंडी मारी तो कोट आगे चला गया, धूल वहीं रह गई, इसलिए वो नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है। तो ये भी न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ ओबे करती है, फर्स्ट लॉ ओबे करती है। सेकेंड लॉ हमारे पास कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी बाय डीटी। काम का लॉ है, इंपॉर्टेंट, इसे तो घोट के पी जाओ। यानी जब भी फोर्स किसी बॉडी पे लगाओगे तो फोर्स जितनी ज्यादा लगाओगे उतनी तेजी से मोमेंटम चेंज होगा, उतनी तेजी से क्या चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, F इज इक्वल्स टू ma, ये इसका एक सब पार्ट है, सब पार्ट, लेकिन ये एक लौता पार्ट नहीं है। सुनो कैसे? अगर मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो F इज इक्वल्स टू ma सही है।
लेकिन अगर मास बदल रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे मैंने बताया ट्रक में से गेहूं गिर रहे हैं तो मास कम होता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो तब भी फोर्स है। फोर्स लगेगी dp बाई dt और p की जगह लगा दिया mv, लेकिन v कांस्टेंट था बाहर आ गया dm बाई dt। और अगर मास भी बदल रहा है वेलोसिटी भी बदल रही है तो दोनों चीजें आ जाएंगी, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। उस केस में दोनों चीजें आ जाएंगी, दोनों चीज। न्यूटन का सेकंड लॉ रियल लॉ कहलाता है, ये भी लिख देता हूं। न्यूटन का सेकंड लॉ रियल लॉ कहलाता है, रियल लॉ। अब क्वेश्चन उठता है क्यों न्यूटन का सेकंड लॉ रियल लॉ क्यों कहलाता है? क्योंकि सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हो और सेकंड लॉ का यूज करके आप थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हो। सेकंड लॉ की मदद से आप फर्स्ट लॉ की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हो और सेकंड लॉ की मदद से आप थर्ड लॉ की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हो। कैसे दिखाऊं? देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है अगर आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो इसकी जितनी इनिशियल रफ्तार होगी उतनी फाइनल होगी। फर्स्ट लॉ कहता है जब तक फोर्स जीरो है तब तक u बराबर v है, मतलब स्टेट चेंज नहीं हो रही। इस चीज को हम ला सकते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। कैसे ला सकते हैं वो देखो। सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल्स टू dp बाय dt। d का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो क्या मैं चेंज इन मोमेंटम को लिख सकता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम? बिल्कुल लिख सकता हूं, अपॉन dt। अगर मुझे फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहा हूं तो फोर्स क्या रखना पड़ेगा? जीरो। फोर्स क्या रख दो? जीरो। P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन dt। P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन dt। देखो मैं फर्स्ट लॉ ला दूंगा क्या यूज करके? सेकेंड लॉ। मैंने सेकेंड लॉ में बस फर्स्ट लॉ की क्या रख दी? फोर्स जीरो। फोर्स जीरो रखते ही v बराबर u आ जाएगा, देखते रहो। जीरो इज इक्वल्स टू P फाइनल को लिख दिया mv माइनस P इनिशियल को लिख दिया mu। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम इधर जाके क्या हो गया? जीरो। mu इधर आके क्या हो गया? प्लस। m से m कैंसिल, अरे ये तो u बराबर v आ गया भैया। कंडीशन किसकी थी? फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ की कंडीशन क्या थी कि फोर्स क्या रखनी है? जीरो, तो u बराबर आएगा v। बिल्कुल हो गया। फोर्स को जैसे ही मैंने जीरो रखा u बराबर किसके आ गया? v के आ गया। फोर्स को जीरो रखते ही u बराबर किसके आ गया? v के। चलो आओ, अब मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको थर्ड लॉ। थर्ड लॉ न्यूटन के सेकंड लॉ से। थर्ड लॉ क्या कहता है? F12 और F21 क्या आएंगे? बराबर, बस अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब मैं यूज कर रहा हूं न्यूटन का सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। F12 F21 सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स की वैल्यू क्या होगी? dp बाई dt, dp बाई dt। F12 का मतलब, F12 का मतलब फोर्स लग रही है 1 पे। अगर फोर्स 1 पे लग रही है तो भाई मोमेंटम भी किसका चेंज होगा? 1 का ना। फोर्स 1 पे लग रही है तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? 1 का। F21 फोर्स लग रही है 2 पे तो मोमेंटम चेंज होगा 2 का। देखते जाना जरा। अब मैं dt को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो dp1 की वैल्यू आ गई, dp1 की वैल्यू F12 dt। F12 dt, ध्यान देना इस तरफ, dt इधर शिफ्ट कर दिया तो dp2 की वैल्यू आ गई F21 dt। F21 dt। अभी हमने क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि यहां बाहर से फोर्स नहीं लगी सिस्टम पे, 1 ने 2 पे फोर्स लगाई तो 2 ने 1 पे फोर्स लगाई, तो बाहर से तो नहीं लगी ना।
1 ने 2 पे फोर्स लगाई तो 2 ने 1 पे लगा दी, ठीक है। इसका मतलब बाहर से फोर्स नहीं लगी तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि नेट मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, 0। नेट चेंज कितना आएगा, 0। मतलब 1 का चेंज प्लस 2 का चेंज मिलाकर 0, चेंज ही नहीं आएगा। अब मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, ये रख सकता हूं। 2 की जगह क्या रख सकता हूं, ये रख सकता हूं। तो देखो क्या बन गया, dp1 की जगह F12 dt, dp2 की जगह F21 dt इक्वल टू क्या बचेगा, 0। तो हमारे पास आ गया F12 dt, F21 इधर जाके क्या हो गया, माइनस F21 dt, dt से dt कैंसिल, F12 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस F21। ये न्यूटन का थर्ड लॉ आ गया। कहां से आ गया न्यूटन का थर्ड लॉ, सेकंड लॉ यूज करके। तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी बन गया, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ भी बन गया। इसलिए ये आपके पास होता है न्यूटन का सेकंड लॉ इज रियल लॉ। भैया एक बार दोबारा बताओ कैसे कैसे बना, ये देखो कैसे बना। फर्स्ट लॉ कहता है कि फोर्स क्या रहेगी, 0। अगर फोर्स 0 है तो u बराबर क्या रहेगा, v। तो देखो हमने क्या करा, सेकंड लॉ लगाया, F इज इक्वल टू dp बाई dt, dp को लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन फोर्स को रख दिया 0। फाइनल मोमेंटम की जगह mv, इनिशियल की जगह mu, फाइनल की जगह mv, इनिशियल की जगह mu, dt इधर जाके 0 हो गया, तो u बराबर किसके आ गया, v के आ गया। देखो थर्ड लॉ क्या कहता है, F12 बराबर माइनस का F21, 12 बराबर माइनस का F21। अब थर्ड लॉ कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फोर्स निकालेंगे, 1 लगाएगा, 1 पे लगेगी 2 लगा रहा होगा, फिर 2 पे फोर्स लगेगी 1 लगा रहा होगा, ठीक है। तो dp बाई dt, अगर फोर्स लग रही है 1 पे तो मोमेंटम 1 का चेंज होगा, फोर्स 2 पे लग रही है तो मोमेंटम 2 का चेंज होगा। यहां से मैंने 1 का चेंज और 2 का चेंज निकाल लिया, लेकिन नेट मोमेंटम तो चेंज ही नहीं होता, तो 1 और 2 का मिलके 0, शिफ्ट किया, आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, जितनी फोर्स 1 2 पे लगाएगा उतनी ही 2 1 पे लगाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए माइनस साइन है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अभी आपको सिखाया था कि जब तक किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब सिस्टम के मेंबर्स ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तब तक लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। एग्जाम्पल, मैं और मेरा दोस्त, 2 जने हम यहां खड़े हैं, मेरे पास 10 रुपए थे, उसके पास 2 रुपए थे, टोटल कितने रुपए थे, 12। मैंने कुछ रुपए उसे दे दिए, हमने बाहर से रुपए लिए नहीं, बाहर रुपए दिए नहीं, हमने आपस में इंटरनली शेयर करे, मतलब सिस्टम के अंदर। मैंने उसे 5 रुपए दे दिए, तो मेरे पास बचे 5 रुपए, 10 में से 5 गए 5, और उस पे 2 थे तो उस पे 5 चले गए, तो उस पे कितने हो गए, 7। ओवरऑल अब भी कितने, 7 और 5 12, यानी ओवरऑल जितने पैसे पहले थे उतने ही अब हैं, लेकिन मेरे अंदर पैसों की अमाउंट चेंज हो गया, पहले 10 थे अब 5 रह गया, उस पे पैसों का अमाउंट चेंज हो गया, पहले 2 थे अब 7 हो गया, ओवरऑल अभी भी सेम है। मैं यहां भी यही बोल रहा था कि 2 बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, 2 बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, तो इसका मोमेंटम चेंज हो सकता है, इसका चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल चेंज नहीं होगा। जैसे मेरे पैसे चेंज हो गए, उसके पैसे चेंज हो गए, लेकिन ओवरऑल 12 रुपए ही है, क्योंकि बाहर से हमने फोर्स नहीं लगवाई, बाहर से मतलब पैसों का आदान प्रदान नहीं करा। ऐसे ही बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, अगर बाहर से फोर्स नहीं लग रही तब लीनियर मोमेंटम आपके पास ओवरऑल चेंज नहीं होगा, यानी जितना पहले था उतना ही अब रहेगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की पहचान हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, कि मास और वेलोसिटी डिस्कस होगी क्वेश्चन में, और इवेंट कोई ना कोई घटना घट रही होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये लीनियर मोमेंटम का बॉम्ब फटने वाला एक कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, जब आप गोली चलाओगे
तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारेगी, बंदूक पीछे की तरफ झटका मारेगी। जिस रफ्तार से बंदूक पीछे की तरफ झटका मारेगी उसे बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, इसमें भी मैंने लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाया। फायरिंग से पहले लीनियर मोमेंटम 0 था, फायरिंग के बाद बुलेट की रफ्तार बन गई, गन की भी रफ्तार बन गई। उसकी वजह से सॉल्व करके माइनस में आंसर आ गया, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अब हमारे पास अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। अगला कंसेप्ट हमारे पास फिनोमेना क्या है वो समझा रहा हूं, जरा देखो। देखिए यहां पे हम अगला कंसेप्ट जो लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास है कि किसी भी लॉन रोलर को, लॉन मूवर को या किसी भी बॉडी को पुश करना मुश्किल है, पुल करना आसान है। ऐसा इसलिए होता है कि आप उस पर इफेक्टिव वेट बढ़ा देते हो, इफेक्टिव वेट बढ़ा देते हो। वाई इज इट easier to pull lawn roller than to push it? आप उसका वजन बढ़ा देते हो। भैया अगर कोई चीज भारी होगी तो उसे धकेलना या खींचना मुश्किल हो जाएगा ना, भारी होगी तो। भैया कैसे कैसे कहना चाह रहे हो? ये देखो देखो देखो, आप उसका अपेरेंट वेट बढ़ा देते हो। अपेरेंट वेट कैसे बढ़ता है? लिफ्ट के अंदर पढ़ा था अपेरेंट वेट, पिछली क्लास में पढ़ा था। mg नीचे काम कर रहा है इस रोलर का, और अपेरेंट वेट r किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। r किस तरफ होगा? ऊपर। लिफ्ट में भी करा था ना mg नीचे r ऊपर। तो अगर वेट बढ़ गया तो साबित हो जाएगा। आप ये पुश वाला केस देखो, आप रोलर को पुश कर रहे हो। अरे भाई वो रोलर नहीं होता, वो पिच के ऊपर घुमाते हैं क्रिकेट पिच पे, या फिर वो घास काटने वाली मशीन जो होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, लॉन रोलर या लॉन मूवर। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। तो अभी आप पुश कर रहे हो इसे, रोलर को आप पुश कर रहे हो ये इस एंगल पे। अगर आप इस पुश कर रहे हो तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, दो कंपोनेंट। F नीचे जा रहा है तो इसके बेटे भी कहां जाएंगे? नीचे। ये एंगल थीटा है, एंगल के साथ वाला क्या होगा? कॉस थीटा, सामने वाला क्या होगा? साइन थीटा। F के दो कंपोनेंट तोड़ दिए, F कॉस थीटा और F साइन थीटा। अब जरा ध्यान दो, R किस तरफ है? ऊपर। mg किस तरफ है? नीचे। F का एक कंपोनेंट और नीचे है, F cos थीटा। अच्छा भैया, एक्चुअली जब हम वजन डालते हैं पुश करते समय रोलर पे, तो हमारी फोर्स भी नीचे की तरफ और बढ़ जाती है, यानी mg के साथ कुछ और भी जुड़ जाता है। यस, वो mg के साथ जुड़ता है F cos थीटा। तो उस समय अब बताओ, क्या ये रोलर हवा में ऊपर जा रहा है? नहीं। क्या जमीन के अंदर गड्ढे में जा रहा है? नहीं। इसका मतलब आमने सामने वाली फोर्सेस क्या होंगी? बराबर। आमने सामने वाली फोर्स बराबर होगी तो R कितना हो जाएगा? R बराबर होगा mg प्लस F cos थीटा। R बराबर होगा mg प्लस F cos थीटा। ये कौन सा केस है? पुश केस है। समझ रहे हो? एक बार दोबारा देख लो, mg किस तरफ काम कर रहा है? नीचे। अपेरेंट वेट किस तरफ लगता है? ऊपर। आपने फोर्स लगाई टेढ़ी, आपने ये फोर्स लगाई कैसे? टेढ़ी फोर्स लगाई, तो इस F के कितने कंपोनेंट टूट गए? दो, F sin थीटा और F cos थीटा। तो R ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, F cos थीटा नीचे लग रहा है। तो क्या ये रोलर जमीन के अंदर धस रहा है? तो क्या हवा में ऊपर उठ रहा है? इसका मतलब आमने सामने वाली फोर्स क्या है? बराबर। तो ऊपर लग रही है R, नीचे लग रही है mg प्लस F cos थीटा। तो पुश वाले केस में R आ गया mg प्लस F cos थीटा। पुल वाला केस, अब केस आता है पुल करने वाला। ये रोलर है, ये जमीन पे है रोलर, mg किस तरफ लग रहा है? नीचे। अपेरेंट वेट R किस तरफ है? ऊपर। अब रोलर को आप क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। पुल,
अपनी तरफ खींच रहे हो। पहले क्या कर रहे थे, पुश, पुश करते समय आप अपना वजन डाल रहे थे उस पर, और बल्कि पुल करते समय आप उसका भी वजन उठा रहे हो, तो और वजन कम हो जाएगा। देखो F इस तरफ है, तो F के दो कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं। F इस तरफ है, ऊपर जा रहा है, तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे, ऊपर। F ऊपर जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी कहां चले गए, ऊपर। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा, सामने वाला कंपोनेंट sin थीटा। ध्यान से देखना भैया, F cos थीटा, F sin थीटा। इस हिसाब से केस क्या बना अपने पास, देखो समझाता हूं मैं आपको। इस हिसाब से हमारे पास केस ये बना, F cos थीटा, F sin थीटा। तो अब देखो जरा, mg किस तरफ लग रहा है, नीचे। r किस तरफ लग रहा है, ऊपर। F का एक कंपोनेंट कहां लग रहा है, ऊपर। तो क्या ये रोलर ऊपर जा रहा है, नहीं तो। क्या ये रोलर जमीन के अंदर धंस रहा है, नहीं तो। इसका मतलब आमने सामने वाली फोर्सेस क्या है, बराबर। यानी R प्लस F cos थीटा बराबर किसके है, mg के। यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस F cos थीटा, mg माइनस F cos थीटा। ये कौन से वाला केस आ गया, पुल। कौन से वाला केस आ गया, पुल। अब आप इतने समझदार तो हो, किसमें वेट ज्यादा आ रहा है, एक में तो आ रहा है mg प्लस F cos थीटा, और एक में आ रहा है mg माइनस F cos थीटा। तो इतना तो आपको दिख रहा है कि mg प्लस F cos थीटा ज्यादा है, mg माइनस F cos थीटा ज्यादा है। ऑब्वियसली क्या ज्यादा है, mg प्लस F cos थीटा ज्यादा है mg माइनस F cos थीटा से। यानी R पुश करने वाला ज्यादा है R पुल करने वाले से। तो इसका मतलब इफेक्टिव वेट, रोलर का जो वेट है वो बढ़ गया इन केस ऑफ पुश। इसलिए देयरफॉर जो पुश है वो टफ है, पुश करना मुश्किल है, और पुल करना ईजियर है, आसान है। पुश करना मुश्किल है, पुल करना आसान है। इज इट क्लियर टू ऑल। ठीक है, ये फिनोमेना हमारे पास लॉन रोलर के केस में लगता है। लॉन रोलर के केस में हम इस तरीके से कंपोनेंट्स को तोड़ के क्वेश्चन से डील करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल। तो अब कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, हम इस तरीके से कंसेप्ट्स को समझेंगे और डील करेंगे, एकदम से अप्लाई करने में घबराएंगे नहीं। कितना भी आगे जा सकता है, कितना भी डेप्थ में जा सकता है, हम तैयार हैं उसे करने के लिए। तो बस ये चीज ध्यान रखना कि आपको लॉज ऑफ मोशन के नोट्स बनाने हैं। आज क्वेश्चन नहीं कराइए, आज थ्योरी पढ़ाइए। फ्रिक्शन भी पढ़ाऊंगा, पहले थ्योरी फ्रिक्शन की पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो थ्योरी पर भी ध्यान देना है, थ्योरी पोर्शंस भी देखने हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या आपके पास कंसेप्ट्स कैसे मोल्ड होते हैं। ये सारी चीजें देखते चलो, अगर आपको अपनी सिलेक्शन को सिक्योर करना है, अच्छी रैंक सिक्योर करनी है। और पढ़ाई थोड़ा ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ढूंढो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, खूब पढ़ो, सिलेक्शन लो। बस एक ही तरीका है सिलेक्शन लेने का, कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ क्या तरीका है, मेहनत मेहनत मेहनत। शैंकी भैया तो साथ है ना भैया, करते रहो, जल्दी कोर्स करेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दो अपना, खूब ढंग से पढ़ाई करो।